कोई अपना स्टूडेंट मिला केयू का, एमडीयू का, इस 10 दिन, क्योंकि हो सकता है यहाँ से पढ़ करके वहाँ कोई कामयाब हुआ हो, वहाँ आगे मिल गया। उस एसोसिएशन में एक हमारी एमडीयू की जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट से पीएचडी जो है लड़की ने किया हुआ यहाँ से, और वो एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ ब्लूम्सबरी के नाम से। वो भी उस पूरे मतलब जो है इंस्टीट्यूशंस का एक हिस्सा थे। एक बार 2019 में भी जो है मुझे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाने का भी मौका मिला। आयरलैंड जैसे वी वर ए ब्रिटिश कॉलोनी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, द सेम वे आयरलैंड वाज आल्सो ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश रिजीम। और आयरलैंड में एक बहुत ही फेमस कॉलेज है ट्रिनिटी कॉलेज, काफ़ी बड़ा कॉलेज है जिसमें 30,000 स्टूडेंट्स जो है कॉलेज में पढ़ते हैं। और 12 तारीख को जो है अचीवर्स अवार्ड के नाम से जो है निसाऊ ने एक कार्यक्रम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा हुआ था, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड से और हाउस ऑफ कॉमन से काफ़ी एमपी और विशेष तौर पर जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये समझता हूँ कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की जो स्ट्रेंथ है वो इसके अपने फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज, जो लाइफ साइंसेज के डिपार्टमेंट हैं वो हैं, हमारी फार्मेसी का डिपार्टमेंट है। तो एमडीयू का जो है डंका यूके तक बज रहा है। यस, एमडीयू के बहुत से एलुमनाई जो हैं, मैं पिछले दिनों कनाडा मुझे जाने का मौका मिला, तो वहाँ एक इसी तरह की सोशल गैदरिंग में काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो हैं और काफ़ी सारे ऐसे जो एमडीयू के पास आउट जो हैं, क्योंकि हमारा जो ये अब हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी है पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, हेल्थ पहले साइंसेज एमडीयू के अंडर यूनिवर्सिटी, ही थी। हाँ। ये मेडिकल कॉलेज जो है एमडीयू से एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज था ये। नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह। दी हरियाणा टॉक्स के पॉडकास्ट स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर राजबीर सिंह, वाइस चांसलर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। सर को पॉडकास्ट इंटरव्यू में बुलाने का पीछे एक खास कारण है। अभी सर जो हैं इंटरनेशनल टूर पे गए थे और वो एक एजुकेटिव टूर था। कहाँ सर गए थे और वो किस लिए था, वो सर से ही जानेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आपका पहला इंटरव्यू है, आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सत्सिंह जी, और मेरी ओर से और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की ओर से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। और विशेष तौर पर मैं चाहूँगा और मेरी गुड विशेस दी हरियाणा टॉक्स के लिए कि एक अच्छा प्रयास मैं कहूँगा कि आप लोगों ने किया है कि रोहतक जैसे शहर में जो है पॉडकास्ट, और वो भी एक व्यवस्थित ढंग से मतलब जो है आप लोगों ने शुरुआत उसकी की है। मुझे लगता है कि क्लासरूम ही एक जो है एजुकेट करने का माध्यम नहीं होता, बियॉन्ड क्लासरूम भी जो है बहुत सी जो है चीज़ें सीखी जा सकती हैं और उनके माध्यम से लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। तो मैं आजकल ये मीडिया के जो नए नए जो तरीके हैं जिनके माध्यम से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन और नॉलेज डिसेमिनेशन का जो काम जो है आप जैसे लोग जो कर रहे हैं, वो वाकई में लोगों को एजुकेट करने में, पब्लिक को विभिन्न जो है मुद्दों के मामले में एजुकेट करने का एक बड़ा जो है भूमिका जो है निभा सकते हैं। एंड आई एम श्योर जो है दी हरियाणा टॉक्स जो है वो एक इस तरह की भूमिका जो है निभाने में सक्षम रहेगा। थैंक यू सर फॉर सच काइंड वर्ड्स फॉर अस। अभी हमें ये पता है कि आप 3 देशों की यात्रा करके हैं जो कि हायर एजुकेशन से संबंधित थे। तो आप कब गए थे, कब आए, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में गए, हायर एजुकेशन को लेकर क्या नया लेकर आए हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हाल में ही जो है मैं अकेला नहीं बल्कि जो है 17 वाइस चांसलर मेरे समेत जो है, ऑफ कोर्स मैं हरियाणा से मैं अकेला था। हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी से कह लीजिए या इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी अगर हम बात करें, पैन इंडिया बेसिस पे 17 वाइस चांसलर इस डेलीगेशन का पार्ट थे। ये डेलीगेशन जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है जिसका दिल्ली में हेडक्वार्टर है, उनकी तरफ से ये डेलीगेशन जो है ले जाया गया था। और
3 जो है कंट्रीज़ कह लीजिए या ग्रेटर ब्रिटेन जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूके, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, इन 3 जगहों पे जो है लंदन गए हम, और उसके बाद जो है ग्लासगो गए, और अ, उसके बाद हम जो है डबलिन जो है, जो कि आयरलैंड की कैपिटल है, तो वहाँ गए। और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने एक निसाऊ जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको अगर हम ये कह सकते हैं कि वो नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एलुमनाई ऑफ यूके इंस्टीट्यूशंस, यानी भारतीय जो छात्र जो यूके की इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, उन्होंने अपनी एक एलुमनाई एसोसिएशन बनाई हुई है निसाऊ के नाम से। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और निसाऊ ने मिलके इस टूर को जो है ऑर्गेनाइज़ किया। इस एजुकेशनल जो है डेलीगेशन के लिए जो है एक भूमिका उन्होंने तैयार की। और सबसे पहले हम लंदन जो है वहाँ पहुँचे, और लंदन में जो है जो निसाऊ के जो अचीवर्स हैं, यानी जो छात्र, जो इंडियन छात्र जो है वहाँ की इंस्टीट्यूशन से हायर एजुकेशन जिन्होंने ली है, और विभिन्न एरियाज़ में जो है जिन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की हैं, से एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या बिजनेस है, या और आज के दिन नए नए एरियाज़ हैं, क्रिएटिविटी है, आर्ट्स है, इस तरह से के स्टार्टअप हैं, मतलब इन इन चीज़ों में जिन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की हैं, ऐसे जो है लगभग 20 के करीब जो है ऐसे जो है पुराने छात्रों को निसाऊ ने अपने प्लेटफॉर्म पे पहले दिन जब हम पहुँचे, ये जो डेलीगेशन था ये 11 तारीख को यहाँ से रवाना हुआ, और 12 तारीख को जो है अचीवर्स अवार्ड के नाम से जो है निसाऊ ने एक कार्यक्रम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा हुआ था, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड से और हाउस ऑफ कॉमन से काफ़ी एमपी और विशेष तौर पर जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में शामिल हुए। और वो देखने को बनता था, मतलब सारा का सारा कार्यक्रम, सैकड़ों की संख्या में उसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स ने भी वहाँ पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद जो है एक मैं ये कहूँगा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन अगले दिन उन्होंने रखा था निसाऊ ने और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने, जिसमें यूके की काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस ने और ब्रिटिश काउंसिल के जो इंडिया में जो डायरेक्टर हैं जो है वो भी उसमें शामिल हुए। उनके जो इंटरनेशनल एकेडमिक अफेयर्स को जो देखते हैं गवर्नमेंट की साइड से, मतलब जो है वो भी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स या उनके जो इंटरनेशनल एकेडमिक अफेयर्स को देखने वाले डीन्स या डायरेक्टर्स जो है उसमें शामिल हुए। और काफ़ी सारी संभावनाएं इस तरह की कि भाई कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और यूके की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो किस तरह से, कौन कौन से ऐसे कॉमन इंटरेस्ट के पॉइंट जो है दोनों के बीच में बनते हैं, जिसमें एकेडमिक्स के साथ साथ में रिसर्च का एरिया जो है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है खासकर यूनिवर्सिटी जो है हमारी जो है एक चीज़ जिसमें हम थोड़ा लैक करते हैं वो यही माना जाता है कि रिसर्च के एरिया में जो है हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। वहाँ लंदन की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जो है इंग्लैंड जो है उसका कैंपस देखने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उस यूनिवर्सिटी का था, और उस यूनिवर्सिटी में एक चीज़ हमें जो विशेष जो महसूस हुई, ये समझ में आया कि अगर मैं उस यूनिवर्सिटी का कोई पैमाना या उसके मुताबिक दूसरी यूनिवर्सिटी, उससे पहले भी मैं एक बार 2019 में भी जो है मुझे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाने का भी मौका मिला। मेरा अपना आंकलन ये है, मैं उसमें कितना सही हूँ वो दूसरे लोगों के लिए जज करने की बात है, परंतु मैंने जो पाया उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर, उनकी एजुकेशन की अप्रोच को देखकर, एक बार 2019 में भी जो है मुझे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाने का भी मौका मिला। मेरा अपना आंकलन ये है, मैं उसमें कितना सही हूँ वो दूसरे लोगों के लिए जज करने की बात है,
परंतु मैंने जो पाया उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर, उनकी एजुकेशन की अप्रोच को देखकर कि वहाँ जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है उसके लिए ज़्यादा स्कोप उनकी पेडागोजी में है, और प्रैक्टिकल लर्निंग जो है लर्निंग बाय डूइंग जो है वो ज़्यादा मतलब जो है कंपोनेंट है उसमें। वाक़ई में ये चीज़ हमारे लिए भी सीखने की बात है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है इन सभी बातों पे मतलब जो है तवज्जो देती है, और वो प्रयास पहले से हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं। इस तरह की एक्सपोज़र मैं ये कहूँगा उससे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में और गति मिलती है। मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उसके बाद जो है ये डेलीगेशन जो है ये हम स्कॉटलैंड भी पहुँचे, और स्कॉटलैंड में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है ग्लासगो। इंटरनेशनल मैपिंग में भी जो है ग्लासगो का नाम आता है। अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी है। ग्लासगो यूनिवर्सिटी में जो है ये संभावनाएं जो है दिखाई पड़ी कि जैसे मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की बात करूं, मैंने अपनी स्ट्रेंथ उस यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के डीन्स और डायरेक्टर के साथ अगेन मैं ये कहना चाहूँगा ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पे मतलब जो है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा है, यूनिवर्सिटी ऑफ मतलब जो है लीड्स यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है वहाँ की, और एक दो और मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के जो है वहाँ फैकल्टी को, वहाँ के जो डीन्स और डायरेक्टर्स वगैरह हैं उन लोगों को वहाँ ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको बुलाया हुआ था। और हम में से जो डेलीगेशन का पार्ट थे अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट ये रहा कि आई कैन स्पीक ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ माय यूनिवर्सिटी, और मैं ये समझता हूँ कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की जो स्ट्रेंथ है वो इसके अपने फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज, जो लाइफ साइंसेज के डिपार्टमेंट हैं वो हैं, हमारी फार्मेसी का डिपार्टमेंट है। एक नया प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया है पब्लिक हेल्थ का, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट जो है ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने भी दिखाया, और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ ने भी। और मुझे संभावना ये लगी कि बायो साइंसेस में, बायो एनर्जी के एरिया में, बायो इकोनॉमिक्स के एरिया में, बायो टेक्नोलॉजी के एरिया में, इस तरह के एरियाज़ में जो है उनके साथ काम करने का काफ़ी संभावनाएं हैं। वो जो है इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरे यहाँ जो फैकल्टी के मेंबर हैं वो कितने हम उन लोगों को उत्साहित कर पाते हैं, कितने मोटिवेट कर पाते हैं कि इस तरह के एक एमओयू जो है साइन करने के लिए। और एमओयू सिर्फ पेपर पे साइन करने की बात नहीं है कि किस तरह से हम जो है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। एक चीज़ जो एक किस्म से लो हैंगिंग फ्रूट के तौर पे जिसको लिया जा सकता है, वो मुझे ये लगा, और जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया कि हमारे जो पीएचडी के स्कॉलर्स हैं कुछ इंटरेस्ट के मुताबिक, यानी अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक इस तरह की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं और उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है कि एक रिसर्च स्कॉलर हमारे साथ जो रजिस्टर्ड है, जिसका गाइड या सुपरवाइज़र यहाँ पे है, उसी एरिया का जो है कोई टीचर वहाँ पे मतलब जो है ग्लासगो यूनिवर्सिटी में या एडिनबरा यूनिवर्सिटी में या लीड्स में या और कोई दूसरे विश्वविद्यालय में यूके स्कॉटलैंड के वहाँ का को गाइड यानी को सुपरवाइज़र हो, और दोनों मिल के उस पे काम करें। एक तीसरी संभावना ये है कि जो मैंने भी ये प्रस्ताव उनके सामने रखा कि जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट पे हम काम करें या कोलैबोरेटिव रिसर्च पे हम काम करें। तो कुछ एरियाज़ ऐसे कॉमन वी विल वर्क आउट इन टाइम टू कम। और इसके बाद अगर मान लिया मैं उसी बात को कंटिन्यू करूँ, तो आयरलैंड गए हम, और एक इंटरेस्टिंग पहलू ये निकला कि, और जो हम सब जानते हैं कि आयरलैंड जैसे वी वर ए ब्रिटिश कॉलोनी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, द सेम वे आयरलैंड वाज आल्सो ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश रिजीम। और बहुत सी ऐसी कॉमन चीज़ें प्रयास से, यानी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट भी जो है हमारा साथ साथ चला।
और बहुत से हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोग जो हैं, जिनमें आयरिश लोग भी शामिल थे, सिस्टर निवेदिता हैं, एनी बेसेंट हैं, और इवन सुभाष चंद्र बोस जो हैं, वो आयरिश लेडी से उनकी शादी हुई। और ऐसे काफ़ी सारे कॉमन ऐसे ग्राउंड जो है वो यानी पॉइंट ये है कि काफ़ी एक बॉन्ड जो है आयरिश लोगों में, और ऐसा हमने वहाँ महसूस किया कि दे हैव एफिनिटी विद अस। और उस बात को आज के समय में जो है ख़ासकर एजुकेशनल कोलैबोरेशन में हम उसको इस तरह के बॉन्ड को, इस तरह के रिलेशनशिप को कन्वर्ट कर सकते हैं। और आयरलैंड में एक बहुत ही फेमस कॉलेज है, ट्रिनिटी कॉलेज, काफ़ी बड़ा कॉलेज है, जिसमें 30,000 स्टूडेंट्स जो है कॉलेज में पढ़ते हैं। हालांकि वो पहले के समय में ट्रिनिटी कॉलेज के नाम से फेमस रहा है। बहुत पुराना कॉलेज है, 200-300 साल पुराना कॉलेज है। अब वो यूनिवर्सिटी के तौर पे उसको अपग्रेड किया जा चुका है, बट स्टिल पीपल कॉल दैट ट्रिनिटी कॉलेज, क्योंकि पुराना नाम उसका ट्रिनिटी कॉलेज के नाम से ही फेमस रहा है। वहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें हेल्प कर पाई, वहाँ एक काउंसिल बनी हुई है, इंडो आयरिश काउंसिल। और वहाँ पे उस काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, एक इंडिविजुअल जो है के तौर पे मिस्टर प्रशांत शुक्ला जो हैं, वो उसके काउंसिल के चेयरमैन हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरा ये देखिए कि हमारे जो एम्बेसडर वहाँ पे हैं, मिस्टर अखिलेश मिश्रा, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे इंटरेस्ट लिया और उन्होंने बताया कि पहली दफ़ा इतना बड़ा मतलब डेलीगेशन, ये 17 वाइस चांसलर जो है आयरलैंड में, अच्छा, फॉर द जो है फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा ऐसा जो है वहाँ के लोगों ने ये महसूस किया कि वाकई में इंडियन गवर्नमेंट जो है या इंडियन स्टेट्स जो हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को लेके काफ़ी सीरियस हैं। और उनको ये लगा कि वाकई में जो है ये लोग जो हैं एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के लिए, क्योंकि देखिए कि आज दुनिया में जो दुनिया के सामने जो समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग का है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, जियो पॉलिटिक्स है, ये सारे मुद्दे जो हैं जो है वो कोई एक देश या कोई एक इंस्टीट्यूशन जो है उनका समाधान किसी एक के पास नहीं है। आज समय जो है वो एक कोलैबोरेशन में काम करने का है। नॉलेज डोमेन जो है वो नॉलेज पे किसी का एक्सक्लूसिव आधिपत्य नहीं है। आज जो है ख़ासकर मीडिया ने और इंटरनेट के ज़माने में, और आज सोशल मीडिया के ज़माने में, हर बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन है और वो जानता है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन दुनिया में अच्छी है। वो बात अलग है कि वो अपनी इकोनॉमिक लिमिटेशंस के चलते हुए वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाता। परंतु मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस मामले में आगे कदम बढ़ाना होगा, और जो अच्छे बच्चे हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ इस तरह की जो है स्कीम कह लीजिए या पॉलिसीज़ भी तैयार करनी होंगी कि जिनके माध्यम से बहुत ब्राइट बच्चे जो हैं उनकी इस एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के माध्यम से, यानी हम जो है यूके की अच्छी इंस्टीट्यूशंस के साथ, आयरलैंड की अच्छी इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करते हुए, और टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई ज़रूरी नहीं है, फिज़िकल डिस्टेंसेस मायने नहीं रखते आज के दिन जो है। मेरा तो खुद का अनुभव जो है यूजीसी से के साथ काम करते हुए ऑनलाइन एजुकेशन का अनुभव रहा है। मैं आई हैड बीन डायरेक्टर कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, जिसका मैंडेट जो है डिजिटल कंटेंट डेवलप करना और उसको डिजिटल कंटेंट को स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए फ्री एक्सेस के लिए अवेलेबल करवाना हायर एजुकेशन के एरिया में। जी सर। तो इस तरह के प्रयास जो है वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किए कि कुछ चीज़ें जो है फिज़िकली शायद संभव ना हो पाएँ, कॉस्ट जो है इफ़ेक्टिव इसको बनाने के लिए, और यूजीसी भी उसको अलाउ करती है कि भाई 20% जो है एक प्रोग्राम में, अगर मान लिया 20 कोर्सेज हम ऑफ़र करते हैं तो उसका 20% जो है ऑनलाइन जो है वो कंटेंट डिलीवर किया जा सकता है। हाइब्रिड मॉडल।
हाँ, यस, हाइब्रिड मोड में। तो ऐसी संभावनाएँ भी जो है हमने डिस्कस की, और ऐसी संभावनाएँ जो है वो मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक देश इन समस्याओं का समाधान नहीं ढूँढ सकते। हमें सभी को मिलकर, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं और वो चाहे बाहर की इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हुए, ठीक है, एक समय था कि जिसमें वी वर विश्वगुरु, और आज हम दोबारा फिर उस तरह के प्रयास जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हम कर रहे हैं। लेकिन सीखा दूसरों से भी जा सकता है कि जहाँ कहीं हमारी जो कमियां हैं, जैसा मैंने बताया कि हमारा जो है वो क्लासरूम टीचिंग लर्निंग पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो उसकी बजाय एक्सपीरियंसल लर्निंग कह लीजिए, प्रैक्टिकल लर्निंग कह लीजिए, केस स्टडीज़ हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग है, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लर्निंग है, जो कि वेस्ट की और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ कह लीजिए, या यूरोप में कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह लीजिए, इवन चाइना में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह लीजिए, हमारे यहाँ भी मतलब जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इस तरह का पहले से जो है पेडागोजी उनकी ये है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एक्सपोजर इस जो है एजुकेशनल ट्रिप के माध्यम से, जी सर। इस एजुकेशनल डेलीगेशन के माध्यम से हम सभी को मिला है। और साथ-साथ में एक और चीज़ इस तरह के डेलीगेशन के माध्यम से, जैसे हम 17 यूनिवर्सिटीज़ जो है नॉर्थ से भी थे, साउथ से भी थे, अक्रॉस द कंट्री। नॉर्थ ईस्ट से भी यूनिवर्सिटीज़ थी, कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर इसमें शामिल थे। जब हम सारे एक सप्ताह 10 दिन जब इकट्ठे होते हैं, तो आपस में भी मतलब जो है एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो है वो जानने का, उनको साझा करने का मौका मिलता है, जो कि बहुत रेयर मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती हैं। मैं इस सब के लिए अपने राज्यपाल और प्रदेश के चांसलर का भी और प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने मेरे नाम की इस डेलीगेशन में स्वीकृति दी, और जो है एक अच्छा एक्सपोजर जो है मिला, और इसका फॉलोअप भी हम जो है जो चीज़ें वहाँ डिस्कस हुई हैं उसका करेंगे, और स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो भी मेटलाइज करेंगे, और ख़ासकर रिसर्च के एरिया में जो है वो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी संभावनाएं जो हैं इस एक्सपोजर के बाद जो है वो निकलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी सर, वहाँ जब आप गए, आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपका एकेडमिक करियर शुरू हुआ, फिर आप एमडीयू में तो पिछले लंबे समय से हैं। कोई अपना स्टूडेंट मिला केयू का, एमडीयू का, इस 10 दिन, क्योंकि हो सकता है यहाँ से पढ़ करके वहाँ कोई कामयाब हुआ हो, वहाँ आगे मिल गया हो, यस, पता भी लग जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा कि हमारी एक एमडीयू की स्टूडेंट जो है, वहाँ जो मैंने बताया कि वहाँ जो निसायू निसायू जो ग्रुप है, जो इंडियन स्टूडेंट्स जो यूके के जी। इंस्टीट्यूशन से पास आउट उनकी एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन में एक हमारी एमडीयू की जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट से पीएचडी जो है लड़की ने किया हुआ यहाँ से, और वो एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ ब्लूम्सबरी के नाम से, वो भी उस पूरे मतलब जो है इंस्टीट्यूशंस का एक हिस्सा थे। वो मुझे मिली, और जैसे उसको पता चला कि भाई एमडीयू के वाइस चांसलर भी आए हुए हैं, तो जी, उनको जी। भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वहाँ भी अच्छा कर रहे हैं। वो वहाँ पे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर के तौर पे मतलब जो है वो उस इंस्टीट्यूशन में काम कर रही है, तो उस इंस्टीट्यूशंस के साथ भी हम जो है अपना, क्योंकि हमारी स्टूडेंट वहाँ पे काम कर रही है, उसको उस बात को भी आगे बढ़ाएंगे मेरे। तो एमडीयू का जो है डंका यूके तक बज रहा है। यस, एमडीयू के बहुत से एलुमनाई जो हैं, मैं पिछले दिनों कनाडा मुझे जाने का मौका मिला, तो वहाँ एक इसी तरह की सोशल गैदरिंग में काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो हैं, और काफ़ी सारे ऐसे जो एमडीयू के पास आउट जो हैं, क्योंकि हमारा जो ये अब हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी है, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, हेल्थ पहले साइंसेज एमडीयू के अंडर यूनिवर्सिटी, ही थी। हाँ। ये मेडिकल कॉलेज जो है एमडीयू से एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज था ये, और उनकी जो डिग्री है वो एमडीयू की डिग्री है उन डॉक्टर्स की, काफ़ी सारे डॉक्टर बड़ी संख्या में, मतलब मैं ये कहूँगा कि इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, 50 के करीब डॉक्टर्स जो है वो मुझे मतलब उस जो है सोशल गैदरिंग में मिले,
और उन्होंने मुझे कहा कि एक हमें भी जो है आप अपनी एलुमनाई एसोसिएशन का जो है जी। हिस्सा बनाइए और हम अपनी यूनिवर्सिटी को और आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। मेरे लिए काफ़ी इनकरेजिंग था और उसके बाद हमने अपने जो एलुमनाई एसोसिएशंस के जो बायलॉज़ हैं, उसमें कुछ बदलाव किए और जो हमारे एफ़िलिएटेड कॉलेज जो हैं, आज के दिन 247 एफ़िलिएटेड कॉलेज हैं, उन एफ़िलिएटेड कॉलेज को भी हमने जो है एलुमनाई एसोसिएशन की मेंबरशिप देने का मतलब प्रावधान कर दिया है और उस पे बड़े उत्साह के साथ हम उस पे काम कर रहे हैं और एलुमनाई एसोसिएशन में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर इनरोल करने की जो है हमारे कुछ साथियों ने ज़िम्मेवारियाँ ली हैं, उस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है एक हमारे जो एलुमनाई डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो काम कर रहे हैं, उनको एक मंच पे लाकर उससे मुझे लगता है कि कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात नहीं है मात्र। मुझे लगता है कि अगर एक-एक हमारा एलुमनाई अगर एक-एक छात्र की मतलब जो है हैंड होल्डिंग करे, अ, उनको गाइड करे, उनके करियर के मामले में, उनको बताए कि कहाँ-कहाँ संभावनाएँ हैं। बहुत से यूके में ही मतलब जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में जो है प्रोफेसर पवन बुधवार जो हैं काफ़ी सीनियर पोजीशन पे मतलब वो जो है यूके की यूनिवर्सिटी में हैं। हालाँकि उस यूनिवर्सिटी में हम विज़िट नहीं कर पाए और पिछली दफ़ा कुछ जो है 8-10 हमारे जो यहाँ के एलुमनाई या यहाँ जो जिन्होंने अपने करियर की मेरे सिद्धांत विश्वविद्यालय से शुरुआत की, ऐसे लोग जो हैं आज अच्छे-अच्छे विश्वविद्यालयों में विदेशों में अपने आप को जिन्होंने स्थापित किया है, उनसे मेरी मतलब वहाँ टेलीफ़ोन पे बात हुई और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए कि आप इस तरह से मतलब जो है बातें रखें और जिससे मतलब जो है आपकी संभावनाएँ जो हैं, इस तरह के एमओयू की संभावनाएँ जो है ज़्यादा बन सकती हैं और यानी ऐसे हमारे जो होनहार छात्र जिन्होंने अचीवमेंट्स जो है उपलब्धियां जिनकी हैं अलग-अलग क्षेत्र में, वो जो है हमारे छात्रों को गाइड कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, उनकी प्लेसमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। ये सारी संभावनाएँ जो हैं मैं समझता हूँ कि इस तरह के एक्सपोज़र के माध्यम से भी निकलती हैं। अच्छा सर, आप अभी 3 कंट्रीज़ होके आए हैं 11 से लेकर 20 फरवरी तक, तो वहाँ आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे स्टूडेंट से भी इंटरैक्ट करने का मौका मिला। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो बच्चा पढ़ रहा होता है, उसके एटीट्यूड में और एप्टीट्यूड में और वहाँ अगर आपका इंटरेक्शन हुआ हो, उनके एटीट्यूड में और एप्टीट्यूड में क्या कोई फ़र्क लगा? एटीट्यूड के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज़ जो मैं जो है देख पाया हूँ, वो ये है कि हमारे स्टूडेंट में जो है कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर मैं बात करूँ और जिस पे मेरे इसी दयानंद विश्वविद्यालय ने विशेष जोर जो है मेरे कार्यकाल में जो है इस बात पे हमने विशेष तौर पर जो है ध्यान दिया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हमारे स्टूडेंट्स की लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ, वो ख़ासकर हमारा जो देहात का जो बच्चा है, उसमें एक हिचक है और एक अटक जो है वो नज़र आती है। व्हेयरएज़ अगर मान लिया हमारा बच्चा ही जो है यहाँ का किसी विदेश की यूनिवर्सिटी में जाता है, तो वो एक थोड़ा एक इनलाइटेंड स्टूडेंट तो है कि जो अपने हुँ। आप को मतलब जो है ये चाहता है कि मुझे और बेहतर एक्सपोज़र मिले और जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कदम रखते हैं, तो हर कदम के साथ कुछ न कुछ सीखने का मौका तो मिलता ही है और वो जो सीखने का मौका जो है, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक जो कॉन्फिडेंस जो बच्चे में आता है, वो एक्सपोज़र से ही आता है। तो ज़रूरत है बच्चों को इस तरह के एक्सपोज़र जो है, इस तरह की विज़िट्स जो है, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे भी यहाँ पे भी ज़ोर देता हूँ कि भई बच्चों की प्रैक्टिकल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज़ोर दिया जाए और जो है ग्रुप्स में उनको जो है एक टीम में काम कैसे किया जा सकता है, इस बात के लिए इनकरेज किया जाए। असाइनमेंट्स और जो है केस स्टडीज़ पे फोकस किया जाए, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस जो है
मैं समझता हूँ कि जो उनका कॉन्फिडेंस है वो एक जो अप्रोच है एजुकेशन के प्रति जो है उससे भी कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता है। तो ये कहीं न कहीं ये बात जो है दोनों जगह के स्टूडेंट्स में जो है वो आपको नज़र आती है। अच्छा सर, हायर एजुकेशन में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आजकल देखा जा रहा है कि जो नंबर होना चाहिए, वो नंबर अभी नहीं है। हायर एजुकेशन में अभी और बूस्ट की ज़रूरत है और एनकरेज करने की ज़रूरत है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट 10वीं 12वीं करते हैं, वो यूनिवर्सिटी सिस्टम में आएँ, कॉलेज में आएँ और आगे बढ़ें। तो वहाँ आप जब आप गए 10 दिन के दौरान, वहाँ हायर एजुकेशन का क्या मतलब प्रावधान है? क्या वहाँ अच्छा है या वहाँ भी कुछ चैलेंजेज़ हैं? यस, जो आपने बात कही कि हायर एजुकेशन में हमारी अगर जीईआर की बात करें, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो की जो हम बात करते हैं कि कितने बच्चे जो है स्कूल से पास आउट होने के बाद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं। तो हमारे ये जो परसेंटेज है वो 28% जो है नेशनल एवरेज है, और हरियाणा थोड़ा स्लाइटली बेटर है, 30% के आसपास है। लेकिन अगर मैं डेवलप्ड नेशंस की बात करूं और वेस्ट वर्ल्ड के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे जो है ये परसेंटेज जो है वो 50% से लेके 70% तक है। तो एक बड़ा गैप है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अब जो टारगेट 2035 तक जो है उसको 50% तक ले जाने का हमारा टारगेट जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। एंड वी इन इंडिया वी हैव गियर्ड अप फॉर दिस टारगेट, और मैं समझता हूँ कि 4-5 साल पहले, मुझे 6 साल हो गए मेरे सिद्धांत विश्वविद्यालय में कुलपति के तौर पे कार्य करते हुए। 11,000 हमारा इनरोलमेंट जो है 2019 में था, और आज वो 15,000 जो है कैंपस इनरोलमेंट की बात करूँ मैं, और 1.5 लाख के लगभग हमारे कॉलेजेस में था। और तब कॉलेजेस हमारे पास जो है 2019 में जो है वो 300 के लगभग कॉलेज थे। कुछ कॉलेजेस जो है हमारी जो सिस्टर इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, जो नए विश्वविद्यालय बने हैं उनके साथ जुड़े हैं। और अब जो है हमारा जो इनरोलमेंट कॉलेजेस में है वो 2.25 लाख को भी क्रॉस कर चुका है। तो हमारे यहाँ जो है ग्रोस इनरोलमेंट रेशो लगातार बढ़ रही है, और उस पे और तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है नॉलेज सोसाइटी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमने जो है एजुकेशन को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा हुआ है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से मेरा मतलब ये है कि सरकारी एम्प्लॉयमेंट से मतलब जो है कहीं न कहीं जोड़ा हुआ है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मतलब जो है उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। नौकरी लेने वाले बनने के बजाय नौकरी देने वाले बनने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप का नंबर जो है वो इंडिया में ही है। हमारे बच्चे जो है आज नई-नई चीज़ें जो हैं, हाल में ही आपने देखा होगा कि हमारे 2 जो है होटल एंड टूरिज़्म इंस्टीट्यूट्स के बच्चों ने एक कैफेटेरिया की शुरुआत की है। हुँ। पहला स्टार्टअप है हमारा जो है, हर जगह उसको एप्रिशिएट किया जा रहा है। काफ़ी सारे कॉलेजेस और जो है यूनिवर्सिटीज़ जो है दे आर लुकिंग फॉर इट कि भई ये इस तरह का कैफेटेरिया जो है जिसमें जो है डेफ़ बच्चे जो हैं, जिसमें शेफ़ के तौर पे भी और दूसरे कुछ और जो एक कैफेटेरिया का ही वर्ज़न है कैफेटेरिया, तो उसमें काम करने के लिए उनको मौका मिल रहा है। जो आपने कहा कि एक एटीट्यूडनल डिफरेंस है, वो ये भी है कि हम जो है यहाँ पे एक स्कीम पिछले साल हम लेके आए थे कि स्टूडेंट जो है स्किल एनहांसमेंट इंसेंटिव स्कीम, जी। कि स्टूडेंट में जो स्किल है उसको कैसे एनहांस किया जा सकता है और उसको कैसे इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, जिसके माध्यम से हमने एक पॉलिसी, एक स्कीम हम लेके आए कि काफ़ी सारी एक्टिविटी ऐसी हैं यूनिवर्सिटी में जिसमें हमारे बच्चे भी मतलब जो है उसमें सहयोग दे सकते हैं। जैसे हम विदेशों में ये बात सुनते हैं कि एक ऐसा इकोसिस्टम उन देशों में क्रिएट किया हुआ है कि खासकर हमारे बच्चे जैसे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, अनडाउटेडली एजुकेशन फ़ीस वहाँ पे महंगी है, वहाँ रहना जो है, हुँ। लिविंग जो है वो बहुत महंगी है, हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है हमारे बच्चों के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, उनको कुछ न कुछ काम जो है एजुकेशन के साथ करना पड़ता है।
एक अच्छी बात ये है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस बात को एनकरेज भी करती हैं कि मतलब जो है वो कुछ साथ में काम करें, और एक वर्क कल्चर क्रिएट होता है। मतलब बच्चा जो है काम करते हुए पढ़ता है, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर डेवलप होती है। हाँ, जो आपने बात कही एटीट्यूडनल चेंज की, कि हम पिछली दफ़ा 50 लाख का प्रावधान किया और हमारी कोशिश थी ये थी कि भाई कम से कम जो है इन पहले साल 5% और अगले साल 10% बच्चों को हम जो है उस स्कीम के तहत, यानी जो स्टूडेंट स्किल एनहांसमेंट इंसेंटिव स्कीम है, जिसमें एक बच्चे को 2 घंटे काम करने की जो है यूनिवर्सिटी के कामों में ही उसको इन्वॉल्व करने की बात थी, और 2 घंटे एक बच्चे को अलाउ किया जाएगा, और 20 दिन यानी 1 महीने में यानी 40 घंटे हो गया। और अलग-अलग स्किल के लेवल हमने उसमें तय किए कि भई सेमी स्किल्ड जो इस तरह का काम है, फिर स्किल्ड जो है वर्क का काम है, और फिर हाईली स्किल्ड मान लिया, जैसे वेबसाइट बच्चे अगर तैयार कर सकते हैं, तो इस तरह के अलग-अलग लेवल पे है। लैब में बच्चे काम कर सकते हैं, लाइब्रेरी में बच्चे काम कर सकते हैं, हॉस्टल में जो है इस तरह का सुपरविज़न का वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ और वहाँ की जो बात आपने कही एटीट्यूडनल चेंज में, कि हमारे बच्चों में जो है अभी भी इस तरह के काम को लेकर कहीं न कहीं एक अटक जो है कि मैं ये काम करूँगा और तब मैं मतलब जो अर्न करूँगा, जबकि 8,000 रुपए से लेके 14,000 रुपए तक का मतलब जो है उसमें प्रावधान जो है हमने रखा। और मैं नहीं समझता कि हमारा कोई भी कोर्स ऐसा है जिसकी कोई 8,000 रुपये महीने की फ़ीस हो, इंक्लूडिंग मतलब जो है हॉस्टल में उसका लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो 8,000 रुपये महीने से ज़्यादा किसी भी कोर्स के तहत नहीं है। तो अगर कोई बच्चा ये कहे कि भई मेरे सामने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं और मैं इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता, तो मैं समझता हूँ वो बात काफ़ी हद तक बेमायने है। मतलब जो है अगर कोई रुकावट है तो एटीट्यूडनल रुकावट है। बट मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये बात बच्चों को धीरे-धीरे समझ में आ रही है, और ये स्कीम के तहत भी बच्चे उसका फ़ायदा उठाएँगे, और एक इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट एक ऐसा जो है एक इकोसिस्टम हम जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में भी तैयार कर पाएँगे, जिसमें बच्चे के सामने जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है वो जो है दूर की बात रहेगी, और बच्चे अपना करियर जो है बेहतर तरीके से बना पाएँगे। और एक जो है मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी सोसाइटी जो जिसकी एजुकेशन के आधार पर मतलब जो है इकोनॉमी जो है हमारे देश की बढ़ पाए। हम एजुकेशन क्यों लेते हैं? हम एजुकेशन जो है वो नॉलेज के लिए लेते हैं, और नॉलेज से की एप्लीकेशन के माध्यम से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि डेवलप्ड नेशन एक इस बात का उदाहरण है कि शिक्षा के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से दे हैव क्रिएटेड वेल्थ। सो वी आर आल्सो मतलब जो है वी कैन आल्सो क्रिएट मतलब जो है वेल्थ। वी वर जो है विश्व गुरु, और मैं समझता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम को और नॉलेज इज़ इकोनॉमी उस बात पे मतलब जो है पूरी तवज्जो देती है, और मेरा पूरा विश्वास है इस तरह की एक्सपोजर विज़िट भी और हमारे जो प्रयास हैं मतलब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के, उसके आने वाले समय में जो है अगले 5 और 10 साल में जो है बहुत बेहतर परिणाम होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे बच्चों पर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वो रहता है कि जैसे वो बीए में होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में होता है, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर रहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो। वहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे डील करती हैं? क्या वहाँ के स्टूडेंट्स भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जैसे अपनी एमडीयू की लाइब्रेरी में बच्चे रात-रात तक पढ़ते रहते हैं, वहाँ भी पढ़ने का इस तरह का कल्चर है और ख़ासकर कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के हिसाब से? मैंने मेरे ख़्याल से इस बात का जवाब जो है पहले के आपके क्वेश्चन में भी दिया है, और मैं उसको और स्पष्ट कर सकता हूँ इस बात को,
कि हम जो है हमारे यहाँ एजुकेशन का मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट, जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और वो भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट, जो आप जिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं उसके माध्यम से अभी भी हमारा पहला प्रयास इस बात के लिए है कि लेट्स बी सिक्योर थ्रू ए गवर्नमेंट जॉब, और उसके लिए जो है अनथक प्रयास हम करते हैं। मैं छोटे एग्ज़ाम की तो बात छोड़िए, इवन जो है बहुत से बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं। 30 साल तक जो है हम लगे रहते हैं, और कई बार वो प्रयास सफल नहीं होते तो कई बच्चे फ्रस्ट्रेट भी दिखाई पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि जो बात मैंने कही कि भाई एजुकेशन फॉर नॉलेज एंड नॉलेज फॉर वेल्थ क्रिएशन, इसको समझना होगा, इसको समझाना भी होगा। और जैसा मैंने कहा कि अब बहुत से बच्चे जो हैं अपने स्टार्टअप, यानी ऐसा नहीं है, हालांकि मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, बड़ा वर्ग जो है स्टूडेंट का, यूथ का, अब भी उनका जो है पहला प्रयास जो है वो सरकारी नौकरी के लिए है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को अब ये समझ में आ रहा है, और काफ़ी सारे बच्चे तो बल्कि उनका ये है कि नहीं, मैंने अपना ही काम करना है। अच्छे बच्चे भी मतलब मैंने ऐसा कहते हुए सुने हैं कि जो जिनकी कैपेसिटी है कि शायद उस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर कर लें, लेकिन उनके दिमाग में अब ये समझ में आ चुका है कि और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जब आपके पास कोई स्किल है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, तो स्काई इज़ द लिमिट। वेयर इज़ नौकरी तो जो है लिमिटेशंस कई तरह की, मतलब जो है आपको लिमिटेशंस जो है भी देती है। और जब आप अपना काम करते हैं, आप दूसरों के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट भी देने की कैपेसिटी में होते हैं, तो ऐसे बच्चों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है लाइफ में, वो एक अलग तरह से ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों तरह की धाराएं चल रही हैं मतलब जो है, और ये प्रयास जो है लगातार जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, आप और हम जैसे सभी जो है लोगों के ये प्रयास जो है हमेशा से चलते आए हैं, और समय समय पर उनका स्वरूप बदलता रहता है। तो वहाँ का जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ के जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हैं सर, उनका इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्या इम्प्रेशन है? आप लोगों ने भी इंटरेक्ट किया, क्या उनका इम्प्रेशन पहले कुछ हो, आप लोगों से बातचीत करने के बाद कुछ बदला हो? एक अच्छी बात जो जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, अब इस वक्त जो है इंडिया को लेकर जो है सभी लोगों के मन में ये है कि इंडिया कुछ कर रहा है, और इंडिया कुछ कर रहा है तो इसमें ये भी शामिल है कि इंडियन एजुकेशंस जो हैं दे आर कमिंग अप। मैं अपने विश्वविद्यालय के बारे में ही जैसे मैंने कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन साझा की, तो बड़े उत्साह के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ जो है उन्होंने उन बातों में इंटरेस्ट लिया, और ये इच्छा जाहिर की कि हम जो है आपके साथ काम करने के इच्छुक हैं। मैं 2 दिन पहले यहाँ पहुँचा हूँ, और साथ साथ में कल मुझे जो है एक जो है ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरफ से एक मेल मिली है, और उसके माध्यम से उन्होंने इच्छा जताई है कि यूनिवर्सिटी के साथ काम करने की। तो देखिए कि जब तक एक सकारात्मक सोच नहीं होती, या मतलब उनकी पॉजिटिव सोच नहीं होती इस बात को लेके न, हमारी यूनिवर्सिटी को लेके न, शायद इस तरह का रिस्पॉन्स जो है नहीं होता। तो निश्चित रूप से जो है इंडिया की जो इमेज है, इंडियन इंस्टीट्यूशंस की जो इमेज है, वो देश की इमेज के साथ ही जुड़ी हुई होती हैं, और उसमें एक सकारात्मक जो है बदलाव जो है मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं 2019 में भी मतलब जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस में, यूके के इंस्टीट्यूशंस में गया था। 19 से लेके 25 तक के इस सफ़र में मुझे मतलब जो है बदलाव जो है नज़र आया है। मेरे अपने कॉन्फिडेंस में भी मतलब जो है, अपनी बातें रखते हुए भी मतलब जो है
मुझे खुद भी महसूस हो रहा था कि जो 19 में था, आज 25 में जो है मेरी ओर से भी और दूसरी ओर से भी मतलब जो है एक इस तरह का रिस्पॉन्स मुझे जो है मिला, जिससे निश्चित रूप से जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बदलाव जो है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, अच्छे के लिए है और बेहतरी के लिए है। जी सर, एक लास्ट सवाल, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ को आजकल एक चैलेंज है, सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो वित्तीय है वो यूनिवर्सिटी खुद जनरेट करने की, यानी कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। वो किसी भी माध्यम से एसएफएस कोर्स चला करके अलग अलग तरीके निकाले जा सकते हैं। वहाँ भी क्या कुछ इस तरह का, वहाँ कितनी तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं और कैसे ऑपरेट करती हैं? देखिए, जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वहाँ दे आर फंडेड बाय द स्टेट फुल्ली। फुल्ली, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग हैं, उनकी फ़ीस भी जो है वो हायर साइड में है, और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस रिलेटिवली कम है, और ख़ासकर वहाँ के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही सब्सिडाइज्ड है। बाहर के जो छात्र हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी, उनकी फ़ीस जो है वो हायर साइड में है। वहाँ के लोकल जो हैं उनके अपने छात्रों की फ़ीस स्ट्रक्चर अलग है, बाहर के छात्रों के लिए जो है फ़ीस स्ट्रक्चर अलग है, और यूनिवर्सिटी का जो सरप्लस है वो यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के लिए खर्च होता है। बाकी जो सैलरी पार्ट है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है स्टेट यूनिवर्सिटी का, स्टेट की जिम्मेवारी पे ही है वो। हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है, आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टेट ने डेवलप किया है समय समय पर। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी के अपने रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो अभी जो है हमारी यूनिवर्सिटीज़ का वो लेवल नहीं है कि हम इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेंसी और वो चीज़ें जो है उनके माध्यम से अर्निंग जो है कि रिसर्च से पेटेंट हो, पेटेंट का कमर्शलाइजेशन हो, ये समय लगेगा। अगर हम उन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, हमारी यूनिवर्सिटी अगर प्रदेश में 3 पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, और वो भी पुरानी कितनी पुरानी हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है वो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है प्रदेश का, 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये समझिए कि 70 साल हुए हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो है वो 1975 में हुआ था, तो उसको 50 साल हुए हैं। HAU है, उसको भी मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से 60 साल हुए होंगे, 50-60 साल उसको हुए हैं। 71 के आसपास शायद HAU एस्टेब्लिश हुआ था। तो 50-60 साल किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के की कोई इतना समय नहीं होता। अगर मैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बात करूं तो ऑक्सफोर्ड जो है 700-800 साल पुराना संस्थान है। हार्वर्ड भी मतलब जो है कई सौ साल पुराना है। तो वहाँ 200, 300, 400, 500 साल पुराने हैं, तो लगभग अच्छे संस्थान जो हैं वो इतना समय ले लेते हैं। हार्वर्ड एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी? यस। तो वहाँ जो है भी जो है 3 तरह का टायर स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। स्ट्रक्चर तो नहीं कहूँगा, 3 तरह की कैटेगरी में यूनिवर्सिटीज़ को रखा जा सकता है। अगर मैं यूके की बात करूँ, रसल ग्रुप जो है उसमें लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ का एक ग्रुप है, और इसी तरह से अमेरिका में आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो है, जिसमें हार्वर्ड, येल और यूसी बर्कली, इस तरह की कुछ लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आती हैं। उसी तरह से एक सेकंड कैटेगरी है जो इस ग्रुप में नहीं है लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तीसरा जो है मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो है वो अपकमिंग यूनिवर्सिटी हैं, वो यूके में भी हैं, यूएस में भी हैं, और इसी तरह का स्ट्रक्चर हमारे यहाँ भी कहा जा सकता है कि नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, आईआईएम हैं, वगैरह जो है अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड लेवल की इंस्टीट्यूशंस हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं हमारी मतलब जो है लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं।
और एक सेकंड लाइन की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अगर मान लिया हम बात करें जो है कुछ अपकमिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो इस तरह से एक इवॉल्विंग प्रोसेस है ये सारा का सारा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर सकता हूँ कि 50 साल पुरानी, आज 50वें साल में हम चल रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि आज हम जिस महापुरुष के नाम से विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय रोहतक, आज उस महापुरुष की 200वीं जो है जयंती जो है वो उनकी जन्म का 200वां साल जो है आज हमने विश्वविद्यालय में मनाया। यज्ञ के साथ उसकी शुरुआत की और उसके बाद हमने जो है एक जो है वॉल ऑफ एकेडमिक ग्लोरी जो है, यानी 50 साल में जो यूनिवर्सिटी की उपलब्धियां रही हैं, जो एकेडमिक और रिसर्च कंट्रीब्यूशन और जो सोशल कंट्रीब्यूशन जो उसका रहा है, सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूशन जो है यूनिवर्सिटी का रहा है, उसको एक्नॉलेज करते हुए एक वॉल ऑफ एकेडमिक ग्लोरी जो है, और जिसमें एक जो है महर्षि सिद्धानंद सरस्वती का जो एक कोट जो है वो भी उसके साथ में लिखा हुआ है कि जो है देयर इज़ नो हैप्पीनेस विदाउट नॉलेज, कि अगर आपने खुशी को ढूंढना है तो ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से ही खुशी ढूंढी जा सकती है। और उसके बाद हमारा जो विजुअल आर्ट्स के बच्चे और शिक्षकों ने एक भित्ति चित्र के माध्यम से उनका जो जीवन दर्शन है महर्षि सिद्धानंद सरस्वती का, वो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको चित्रित किया है, देखते ही बनता है। और मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी मतलब जो है विद्यार्थियों को भी और शहरवासियों को भी ये मैं अनुरोध करूँगा कि उस भित्ति चित्र को भी और वॉल ऑफ गैलरी को भी वो ज़रूर देखें, वहाँ विज़िट करें। और जो है 2 दिन तक हमारी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो है महर्षि सिद्धानंद का जो दर्शन है, उनका जीवन है, उसमें कई स्कॉलर जो है बाहर से विदेशों से भी इसमें शामिल हुए हैं। और काफ़ी प्रबुद्ध जन जो है विश्वविद्यालयों के जो प्रोफेसर्स जो हैं, जिन्होंने आर्य समाज की प्रिंसिपल्स और महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय की वैदिक पद्धति की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे जो है विचार मंथन के लिए 2 दिन की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। मैं समझता हूँ कि इतने व्यापक स्तर पर मतलब जो है, क्योंकि एक विशेष अवसर था जी कि 200वीं जो है उनकी जन्म दिवस को मनाने का, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, विशेष तौर पर रोहतक वासियों को और मेरे जो है विश्वविद्यालय की कम्युनिटी को, जिसमें शिक्षक, गैर शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग आता है, सबको आज मैं महर्षि सिद्धानंद के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ जो है वो भी देता हूँ। और साथ साथ में मैं सभी साथियों का यूनिवर्सिटी की प्रगति में जो योगदान है उसके लिए सबका धन्यवाद भी करता हूँ। और पुनः जो है मैं आपके इस पॉडकास्ट को जो है इसको जो है बहुत अच्छा नाम आपने इसका दिया है, दी हरियाणा टॉक्स जी। तो इसको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो है पॉडकास्ट जो है मैं एक सुझाव भी देता हूँ जी सर। इस मौके पे कि आज हर बच्चा जो है वो इस प्रयास में है कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह से एक्सप्रेशन दूँ, चाहे वो आर्ट के माध्यम से है, चाहे वो और कला के माध्यम से है, संगीत के माध्यम से है। एक देखने में आया है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं आज पॉडकास्ट के माध्यम से भी अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जी
तो आप क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए आदमी हैं, लंबे समय से आपका मीडिया का अनुभव है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्टूडियो आपने बनाया है, इसको जो है एक ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पे, एक ट्रेनिंग लैब के तौर पे भी, एक ट्रेनिंग स्टूडियो के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका यूज़ किया जा सकता है, मैं ये कहूँगा। और आप उचित समझें तो एक प्रस्ताव जो है विश्वविद्यालय को भी भेजा जा सकता है आपकी ओर से, और हमारा जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, वो उसके माध्यम से, या हमारा जो पब्लिक रिलेशन का ऑफिस है उसके माध्यम से जो है, मैं समझता हूँ कि एक कोई इस तरह का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके साथ है, अगर हमारे बच्चों को कुछ सब्सिडाइज्ड तरीके से जो है, आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर कोई इस तरह से का एक अरेंजमेंट अगर आप कर पाएँ, तो मेरी तरफ से ये सुझाव है कि अगर ऐसा हो तो मुझे लगता है कि जी सर, आज आपने स्पेशल समय निकाला और हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि हायर एजुकेशन के बारे में जो इंटरनेशनल आपकी 10 दिन की विज़िट रही और ख़ास करके वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की, और जो हमारे यहाँ हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास करके महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में उनमें से काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट हम होता हुआ देखेंगे। हमें पता है यू आर ए मैन ऑफ एक्शन, कुछ ना कुछ हमें ग्राउंड पे दिखाई देगा और मुझे पक्का विश्वास है कि वहाँ आपने एमडीयू की लाइब्रेरी का ज़िक्र ज़रूर किया होगा, एक कैफेटेरिया और एक एमडीयू की लाइब्रेरी, कि हमारे पास भी बच्चे जी जान से जुटे रहते हैं। और आपने जो फीडबैक दिया बिल्कुल वो हमें स्वीकार्य है और वो भी हम जल्दी ही इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आए, इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्य सिंह जी कि आपने मुझे जो है अपने पॉडकास्ट में बुलाया और काफ़ी समय आपने मुझे दिया। इसके लिए पुनः मैं अपनी ओर से और अपने विश्वविद्यालय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ओर से आपका और आपकी पूरी टीम का, आपके स्टूडियो का मैं जो है धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। नमस्कार।